हेलो फ्रेंड, सत्यनारायण टैगोर इंस्टीट्यूट में आप सभी को स्वागत है। कल के लेक्चर में हमने प्रस्तावना को देखा था, ठीक है ना। प्रस्तावना के बारे में हमने पढ़ा था और प्रस्तावना के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने देखे थे। आज जो लेक्चर है, कुछ तथ्य जो रह गए थे प्रस्तावना के, उनको मैं इस लेक्चर में पूरा कराऊंगा। साथ ही मैं आपको संविधान के स्रोत बताऊंगा, ठीक है ना। संविधान के स्रोत से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। संविधान के स्रोत से क्वेश्चन आता है हर बार, ठीक है। मतलब आते रहते हैं स्रोत से क्वेश्चन। इस बार 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था संविधान के स्रोत से, ठीक। वो क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा मैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको संविधान की कुछ विशेषताएं बताऊंगा, ठीक है ना। और संविधान की प्रगति आपको बताऊंगा, संविधान की प्रगति कैसी है। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रस्तावना के महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है ना। पहले और दूसरे नंबर का जो तथ्य था वो मैंने कल करा दिया था, ये तथ्य भी मैंने आपको कल करा दिए थे, लेकिन फिर भी हम यहीं से शुरुआत कर लेते हैं तीसरे नंबर के तथ्य से। मतलब तीसरे नंबर का जो फैक्ट है वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। कल मैंने ये सब पढ़ा दिया था आपको, ठीक ना। 6 नंबर तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, 6वें नंबर तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं फिर से प्रस्तावना के महत्वपूर्ण तथ्य की। मतलब पूरी प्रस्तावना इसमें रिवाइज होगी, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। और आपको जो प्रस्तावना का लेक्चर मैंने बनाया, इस लेक्चर के बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक ना। प्रीलिम्स में यदि क्वेश्चन आएगा प्रस्तावना से तो इस लेक्चर से फंस जाएगा वो। इतने सारे फैक्ट मैंने एक जगह एकत्रित कर दिया आपके लिए, ठीक है। बस आपको लेक्चर को अच्छे से देखना है, ठीक है ना। नोट्स बनाते आना साथ साथ यदि बना रहे हो तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं, ठीक है ना। प्रस्तावना में जो वर्ड लिखे हुए हैं कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, ये इन वर्ड का मतलब क्या निकल रहा है, इन शब्दों का मतलब निकल रहा है कि भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता है, ठीक है ना। फिर देखो अगला जो फैक्ट है आपका वो है प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया सकता, ठीक है ना। मतलब ये न्याय योग्य नहीं है, न्यायालय में इसको प्रवर्तित नहीं कर सकते। अगली लाइन हमारी है, जो अगला फैक्ट है वो है कि प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया, ठीक है ना। कि प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया सकता, यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। इस फैक्ट को याद कर लेना, ठीक है ना। यह मामला याद कर लेना, ये पूछा जा सकता है कि किस मामले के तहत प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया सकता, ये वो कोर्ट ने बोला है। तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के मामले में बोला है, ठीक है ना। ठीक ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, न्यायालय में प्रवर्तित नहीं करा सकते का मतलब हो रहा है यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते, इसका मतलब ये निकल रहा है, ठीक है। फिर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ेगा। मैंने आपको बताया था लेक्चर शुरुआत करने से पहले कल के लेक्चर में कि कई सारे फैक्ट बार बार रिपीट करूंगा मैं, ठीक ना। 1 या 2 बार रिपीट करूंगा इस वजह से कि वो फैक्ट आपके सामने से बार बार गुजरे और आपको याद हो जाए, ठीक है ना। तो ये इसी प्रकार से ऊपर भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता शब्द जोड़े गए हैं, ठीक है ना। ये वाला ये जो है ये वाला क्वेश्चन इस बार पूछा गया था प्रीलिम्स में 2023 में कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, मतलब सॉरी, ये पूछा गया था कि प्रस्तावना में, क्वेश्चन था आपका कि प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो उसका सही आंसर था, ये था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। इस प्रकार से करना था। तो जो लोग भी लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं कि प्रस्तावना को हमने पिछले लेक्चर, जो हमारा लेक्चर 5 है उसमें कवर कर लिया था, ठीक है ना। और पूरी पॉलिटी को हम कवर कर रहे हैं, लेक्चर 1 से शुरुआत की है, आप सब जाके देख सकते हैं। भारत की संवैधानिक विकास से आप पूरा सब कुछ आपको मिलेगा, उसमें संविधान सभा भी मिलेगी, ठीक है ना। सब कुछ आप देख सकते हो। तो हम प्रस्तावना में पर आ चुके हैं लेक्चर 6 में, और लेक्चर 5 में मैंने प्रस्तावना के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी थी, बहुत सी चीज़ें पढ़ ली थी, प्रस्तावना के सारे वर्ड पढ़ लिए थे। तो आप लेक्चर 5 को जरूर देखें। फिर आज हम जो कल कुछ तथ्य छूट गए थे उनके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना, इस लेक्चर में। अगला फैक्ट हम देखते हैं, ठीक है। अगला फैक्ट है भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, ठीक है ना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात कर रही है भारतीय प्रस्तावना।
ये फैक्ट अच्छे तरीके से याद कर लेना, ये पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कितने प्रकार के न्याय की बात की गई। 3 प्रकार के न्याय हैं, और न्याय को भी आपको पता होना चाहिए कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की क्या है स्वतंत्रताओं का उल्लेख है प्रस्तावना में। प्रस्तावना में जो वर्ड दिए गए हैं उनमें 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, ठीक है ना। वो स्वतंत्रताएं हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना, 5 प्रकार की। तो ये आपको याद रखना है, 5 प्रकार की क्या है स्वतंत्रता है, कौन कौन सी हैं, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म, उपासना, ये लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना। और 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई, ये भी याद रखना। 2 प्रकार की समानता है। कई बार क्वेश्चन आया था कितने प्रकार की समानता है, ऑप्शन में दिया हुआ 1 2 3 4 5, तो उसमें से 2 सही रहेगा। कितने प्रकार की समानताएं हैं प्रस्तावना में, 2। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इन फैक्टों को इस प्रकार से लिखा है। फिर देख लो, प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित हैं। जो प्रस्तावना में जो शब्द लिखे हैं स्वतंत्रता, ठीक है ना, समानता और बंधुत्व, ये तीनों शब्द क्या हैं फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित हैं, ठीक है। ये अपने आप में एक फैक्ट होगा, इसको याद रखना, पूछे आता है ये। फिर देख लो, इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन उद्देश्यों एवं आदर्शों को वर्णित किया गया है उनकी व्याख्या मौलिक अधिकारों, राज्य के निदेशी निदेशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में की गई है, ठीक है ना। जो भी आदर्श बताए गए हैं काय में, प्रस्तावना में, कि भाई स्वतंत्रता है, समानता है, ये सब लिखा ना उसमें, बंधुता, इन सब चीज़ों की जो व्याख्या है वो आपको मौलिक अधिकार वाले कर्तव्यों में मिलेगी, ठीक है ना। मौलिक अधिकार वाले आपको क्या कहते चैप्टर में देखने को मिलेगी, मौलिक कर्तव्य में देखने को मिलेगी, नीति निर्देशक तत्व में देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो ये लिखा है इसमें। फिर प्रस्तावना हम भारत के लोक शब्द से प्रारंभ होती है। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि हमारे भारत की जो प्रस्तावना है संविधान की वो किस शब्द से प्रारंभ होती है, तो हम भारत के लोग, MPPSC इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो हम भारत के लोक शब्द से प्रस्तावना की क्या होती है, शुरुआत होती है। अगला फैक्ट देख लो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना आप। संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित किया गया, ठीक है ना। तो जब भी पूछी जाती है संविधान लागू होने की तिथि, तो 26 नवंबर 1949 लगा के आना, ठीक है ना। संविधान की उद्देशिका में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है 1976 में, ठीक है ना। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, मतलब 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा केवल एक ही बार संविधान की प्रस्तावना में क्या हुआ है, संशोधन हुआ है। तो ये फैक्ट आप याद रखना, ठीक है। फिर देख लो कुछ कथन हैं, कुछ जो विशिष्ट व्यक्ति हैं उनने प्रस्तावना के बारे में क्या क्या बोला है। तो N.A. पालकीवाला, ये नाम है, एक व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ठीक है ना। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र, ये किसने बोला है, N.A. पालकीवाला ने। कभी आपसे क्वेश्चन आ जाए कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र, यह कथन किसका है, 4 नाम दिए रहेंगे, उसमें एक नाम होगा N.A. पालकीवाला, तो यानी कि N.A. पालकीवाला पे क्या कर देना, टिक लगा के आना। ये लिखा ना N.A. पालकीवाला, तो यही है, इन्होंने बोला है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, ठीक है ना, ये संविधान सभा के सदस्य रहे, ठीक है। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रारूप समिति के भी सदस्य रहे। इन्होंने बोला है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, समझ रहे आप। तो ये कथन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये कथन आ सकते हैं आपको, ठीक है ना, कोई भी आपका फैक्ट ना छूटे, इस वजह से मैं सारी चीज़ों को इसमें रख रहा हूँ। तो फेमस लोगों की ये कथन है। तो संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। क्वेश्चन में ये लिख के आता है, पूछा जाता है ये किसका कथन है, 4 लोगों के नाम दिए होंगे, उसमें लगा के आना आप टिक, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, इनके नाम पर टिक लगा के आना, ठीक है। फिर K.M. मुंशी ने कहा है कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है, ठीक है ना। K.M. मुंशी जो हैं, K.M. मुंशी ने कहा है कि प्रस्तावना क्या है, हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे कथन हैं, इन सारे कथनों को हमें देखना है। फिर न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, ये MP से संबंधित थे, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहे ये, समझ रहे आप, मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट के भी न्यायाधीश रहे। तो ये जो हैं इन्होंने बोला है कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा किसने बोला है, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने बोला है, ठीक है।
प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल विशेषताओं में नहीं। समझ रहा? ये मैंने फैक्ट के तौर पर लिख दिया। पिछला लेक्चर जो था लेक्चर 5 में मैंने आपको बताया था कि किस मामले के तहत, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रस्तावना संशोधनीय है लेकिन मूलभूत ढांचे को प्रभावित किए बिना। कल के लेक्चर में आपको मैंने मूलभूत ढांचा भी बता दिया था कि मूलभूत ढांचा होता क्या है, ठीक है ना। तो जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला था 1973 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्रस्तावना संशोधनीय है लेकिन मूलभूत ढांचे को प्रभावित किए बिना। और मूलभूत ढांचे की अवधारणा, यदि क्वेश्चन आता है कि मूलभूत ढांचे की अवधारणा किस संविधान के वो किस मामले के तहत दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो आप लगा के आओगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला। कभी क्वेश्चन आता है मेंस में कि क्या प्रस्तावना संशोधनीय है 3 मार्कर में, तो आपको लिखना है कि हाँ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 के तहत प्रस्तावना संशोधनीय है लेकिन मूलभूत ढांचे को प्रभावित किए बिना। समझ रहे हो? तो ये वही फैक्ट लिखा है। ये बार बार इसलिए लिख रहा हूँ मैं जिसमें आपको याद रहे। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श को फ्रांस की क्रांति से लिया गया। ऊपर पढ़ाया था मैंने, ये वही चीज़ लिखी है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को कैसे लिया गया? फ्रांस की क्रांति से लिया गया, ठीक है ना। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय पढ़ाए थे मैंने, 3 प्रकार के न्याय। उन न्याय को, तत्वों को रूसी क्रांति से लिया गया, ठीक है ना। जो रूसी क्रांति से प्रभावित है न्याय के तत्व, ठीक है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है ना। फिर देख लो, फिर से ये फैक्ट फिर से आ गया, देखिए समझ रहा, इसलिए आया है ये, इसमें बार बार आपको समझ में आए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, ये ऊपर लिखे देखो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और रूसी क्रांति से लिए गए हैं ये। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएँ हैं, मैंने आपको ऊपर बता दिया, ठीक है ना, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएँ। और 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और 1 प्रकार के भारतत्व का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। ये फिर से आप दिमाग में घुसेड़ लो, इससे सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछाएगा, ठीक है। फिर देखो अगला फैक्ट, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र, संविधान में प्रस्तावना में इन शब्दों का निर्धारित क्रम है, ठीक है ना। कभी कभार क्वेश्चन आता है कि 4 शब्द आपको दिए रहते हैं और उसमें क्वेश्चन में लिखा रहता है कि आप बताइए कि प्रस्तावना में इन शब्दों का, ठीक है, निर्धारित क्रम क्या है। समझ रहे हैं? इन शब्दों का निर्धारित क्रम क्या है, मतलब पहले कौन सा शब्द आता है। तो इन शब्दों को ध्यानपूर्वक देख लो, ठीक है। पहले आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर आता है समाजवादी वर्ड, फिर आता है पंथ निरपेक्ष वर्ड, फिर आता है लोकतंत्रात्मक वर्ड, ठीक है ना, फिर आता है गणतंत्र। तो ये सारे वर्ड बिल्कुल निर्धारित क्रम में लिखे हुए हैं और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। समझ रहे आप? आपको 5 वर्ड दे दिए जाएंगे प्रस्तावना के, उसको आपसे कहा जाएगा कि इनको निर्धारित क्रम में लगाइए। समझ रहे आप? तो ये फैक्ट अच्छे से देख लेना। फिर देखो, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्द से प्रारंभ होती है। लौकिक सार्वभौमिकता का मतलब है कि लोगों का शासन है, मतलब लोगों के क्या है, लोगों की शक्ति की बात की गई है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं लौकिक सार्वभौमिकता, ठीक है ना। फिर उसके बाद में सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ये फैक्ट है, देख लेना। फिर देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। समझ रहे आप? 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। अब आपको याद हो गया होगा कि 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, समझ रहे आप, और 2 प्रकार के क्या हैं, समानता का वर्णन है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की है। समझ रहे आप? प्रस्तावना में कहीं भी नहीं लिखा है आर्थिक स्वतंत्रता। समझ रहे आप? तो इस प्रकार ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है ना। आपसे स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन बनते हैं ना, उसमें आपको एक स्टेटमेंट में दिया जा सकता है कि प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता की बात की गई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात बिल्कुल नहीं की गई है प्रस्तावना में। समझ रहे? तो इन सब चीज़ों के लिए आपको मैंने ये फैक्ट लिखे हुए हैं, तो याद रखना आप कि लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की इसमें उल्लेख नहीं है प्रस्तावना में। फिर देखो, सुभाष कश्यप थे एक संविधान विशेषज्ञ, उन्होंने बोला है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। समझ रहे आप? तो ये कथन जो है, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका,
ये सुभाष कश्यप ने बोला है। तो ये आपको याद रखना है स्टेटमेंट। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में मिल सकता है और पूछ सकता है कि ये किसने बोला है, समझ रहे आप। तो 4 नामों में से एक नाम होगा सुभाष कश्यप, और सुभाष कश्यप पर आपको टिक लगा के आना है इस प्रकार से। फिर देख लो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है, ठीक है ना। भारतीय संविधान के आमुख को ही उद्देश्य का कहा जाता है, समझ रहे। प्रस्तावना को ही उद्देश्य का बोलते हैं, ठीक है। अगला फैक्ट है भारतीय संविधान के उद्देश्य का और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्य का उपबंध करते हैं, समझ रहे। आर्थिक स्वतंत्रता तो है लेकिन आर्थिक न्याय की बात नहीं की गई है, वो सॉरी, आर्थिक न्याय तो है लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। पहले मैंने आपको पढ़ाया है कि आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, ऊपर के फैक्ट में मैंने आपको पढ़ाया कि प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, सर ये लिखा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आर्थिक न्याय की बात की गई, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो ये वही चीज़ लिखी है। फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो नीति निर्देशक तत्व लिखा ना, कि नीति निर्देशक तत्व में भी आर्थिक न्याय की बात की है। आर्टिकल 39 को पढ़ना जाके डीपीएसपी में, जब मैं पढ़ाऊंगा डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, तो उसमें आर्टिकल 39 पढ़ाऊंगा। तो आर्टिकल 39 में भी आर्थिक न्याय की बात की गई है। मतलब उसमें यह है कि समान कार्य के समान वेतन हो सबको, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसमें ये बातें की गई हैं। फिर देखो अगला उपबंध है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रीय, समुदायवादी तथा नेहरूवादी समाजवाद की झलक दिखाई देती है। ये अपने आप में एक फैक्ट याद कर लेना कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रीय, समुदायवादी तथा नेहरूवादी समाजवाद की झलक दिखाई देती है। हमारे संविधान की आत्मा में मनुष्य की सभ्यता के आधुनिक विकास क्रम का हृदय स्पंदन है। उसकी अंतरात्मा न्याय और समता एवं अधिकार और बंधुत्व के आशय से अभिसिंचित है। जितना बड़ा स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को ध्यान से आप पढ़ना वीडियो को पॉज करके, कि हमारे संविधान की आत्मा प्रस्तावना में मनुष्य की सभ्यता के आधुनिक विकास क्रम का हृदय स्पंदन है। उसकी अंतरात्मा न्याय और समता एवं अधिकार और बंधुत्व के आशय में अभिसिंचित है। यह कथन है डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी का। ये लिखा है उनका नाम डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी। तो इनका नाम भी याद रखना और ये कथन भी याद कर लेना, ठीक है ना। फिर देख लो अगला कथन, प्रस्तावना के द्वारा वह जनमत प्रकट होता है जिससे संविधान अपनी शक्ति प्राप्त करता है। तो ये बोला है फ्रेडरिक ने। तो इनका नाम याद रख लेना, ठीक है ना। कथन है, जल्दी जल्दी हम पढ़ते हैं इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। प्रस्तावना में 2 महान क्रांतियों के आदर्शों, फ्रांसीसी क्रांति का दर्शन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता है और भातृत्व का वर्णन है। ये बोला है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है ना। कि प्रस्तावना में 2 महान क्रांतियों के आदर्शों, फ्रांसीसी क्रांति का दर्शन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता है और भातृत्व का वर्णन है। ये बोला है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। अगला स्टेटमेंट देख लो, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है और संविधान का मूलभूत उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना है। ये बोला है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है ना। कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में क्या हो गया है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है, और लेकिन जो संविधान का उद्देश्य है, संविधान का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना, समझ रहे आप। तो ये बोला है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ये कथन इंपॉर्टेंट है अगेन, ठीक है। भारतीय संविधान मूलतः सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। ये बोला है गेनवेल ऑस्टिन ने, ठीक है ना। तो ये आपको स्टेटमेंट याद रखने हैं। फिर एक और देख लो, प्रस्तावना का एक एक शब्द चित्र है। चित्र जो बोलता है एक कहानी कहता है, तपस्या, त्याग और बलिदान की कहानी, समझ रहा। प्रस्तावना ये स्टेटमेंट है, प्रस्तावना के एक एक शब्द चित्र है, चित्र जो बोलता है एक कहानी कहता है, तपस्या, त्याग और बलिदान की कहानी। ये बोला है डॉक्टर सुभाष कश्यप ने, ठीक है। तो इन सारे स्टेटमेंट को आप देख लेना अच्छे तरीके से। ये आपकी यहाँ पे प्रस्तावना पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। प्रस्तावना के जितने भी फैक्ट हैं, पॉसिबल फैक्टर, सब मैंने कवर करा दिया, आप देख लेना अच्छे तरीके से, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम देखेंगे भारतीय संविधान की प्रगति, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान की प्रगति से भी क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, देखना है, ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं हम। तो भारतीय संविधान की प्रगति, तो भारतीय संविधान संघात्मक एवं एकात्मक तत्वों का क्या है, सम्मिश्रण है, जो राष्ट्र हित को वरीयता देता है, ठीक है ना। भारतीय संविधान की प्रगति से मतलब है कि भारतीय संविधान संघात्मक है कि एकात्मक है। संघात्मक संविधान का मतलब होता है, ठीक है ना,
भारतीय संविधान क्या है? संघात्मक और एकात्मक तत्वों क्या है? सम्मिश्रण है। संघात्मक तत्व जो होते हैं, संघात्मक तत्व का मतलब होता है कि उसमें एक केंद्र होता है, उसके साथ में राज्य होते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच परस्पर शक्तियों का विभाजन होता है, अच्छे तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, बराबर अधिकार रहते हैं उनको, समझ रहे? इस प्रकार से अच्छे से चलता है शासन। और जो एकात्मक तत्व होते हैं, एकात्मक तत्व का मतलब होता है कि ऐसे तत्व, ठीक है ना, जो संघ को मजबूत बनाते हैं, समझ रहे आप, या संघ की ओर झुकाव करते हैं, शासन का मजबूत संघ बनाते हैं, समझ रहे, इसमें राज्यों का कोई योगदान नहीं रह जाता, उसको बोलते हैं एकात्मक तत्व। तो भारतीय संविधान ना संघात्मक है ना एकात्मक है, यह दोनों का क्या है? मिश्रण है। और यही भारतीय संविधान की प्रकृति है। कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, तो भारतीय संविधान की प्रकृति है कि संघात्मक एवं एकात्मक तत्वों का सम्मिश्रण, ठीक है ना। तो संघात्मक तत्व आप समझ गए, ऐसे तत्व जो इस प्रकार की उपबंध करें जिसमें राज्यों एवं संघ के बीच में बराबर शक्तियों का विभाजन हो, उनकी आपस में बने, समझ रहे आप, दोनों को बराबर चीज़ें मिलें, ऐसा लगे उनको कि दोनों के लिए संविधान बराबर है। एकात्मक तत्व का मतलब है कि इस प्रकार का संविधान कि जिसमें पावर जो हो वो केंद्र की तरफ ज़्यादा हो, समझ रहे आप, उसको बोलते हैं एकात्मक तत्व। तो कई परिस्थितियों में ऐसा लगता है कि संघात्मक संविधान है, कई परिस्थितियों में ऐसा लगता है कि एकात्मक संविधान है। तो देख लो, जो संघात्मक तत्व जो है वो संघात्मक तत्व कौन से हैं संविधान के, ये आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है प्रीलिम्स में, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको देख लेना। लिखित संविधान होना एक संघात्मक तत्व है, समझ रहे। फिर संविधान की सर्वोच्चता, ये भी क्या है? एक संघात्मक तत्व है। दोहरी शासन व्यवस्था, ये भी क्या है? संघात्मक तत्व है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका या व्यवस्था, इसका मतलब लोकसभा और राज्यसभा, मतलब कि सेंट्रल में भी राज्यों का प्रतिनिधित्व है राज्यसभा के माध्यम से, समझ रहे आप। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी एक संघात्मक तत्व है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शक्तियों का विभाजन है, समझ रहे आप। मतलब ऐसा नहीं है कि केंद्र की चलेगी, राज्यों की भी चलेगी, राज्य केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, समझ रहे आप। केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, ये भी क्या है? संघात्मक तत्व है। तो इतने सारे संघात्मक तत्व ये लिख लेना आप। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाहर की निम्नलिखित में से संघात्मक तत्व कौन सा है, और आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन ये होगा, या निम्नलिखित में से कौन सा संघात्मक तत्व नहीं है, समझ रहे आप। तो इन संघात्मक तत्वों को अच्छे तरीके से समझ लो। ऐसे सारे तत्व जो बराबर की स्थिति रखें राज्यों और संघ के बीच में, समझ रहे, वो संघात्मक तत्व है। जैसे लिखित संविधान, मतलब लिखित संविधान किस प्रकार से बराबर की स्थिति रख रहा है कि लिखित संविधान है, उसमें केंद्र के बारे में भी अच्छे तरीके से दिया हुआ है, राज्यों के बारे में भी दिया हुआ है, राज्यों के अधिकार भी दिए गए हैं, केंद्र के अधिकार भी दिए गए हैं, समझ रहे आप। तो इसलिए लिखित संविधान क्या है? संघात्मक तत्व है। संविधान की सर्वोच्चता भी संघात्मक तत्व है कि संविधान सर्वोच्च है, केंद्र सरकार के लिए भी और विभिन्न राज्यों की सरकार के लिए भी संविधान सर्वोच्च है, समझ रहे आप। इस प्रकार से बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये चीज़ है। न्यायपालिका स्वतंत्रता, मतलब न्यायपालिका स्वतंत्र है, वो संघ से भी की बात सुनेगी और राज्यों की भी बात सुनेगी, समझ रहे आप। ऐसा नहीं है कि संघ की, यदि राज्य कोई कंप्लेन करे संघ के खिलाफ तो वो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये संघात्मक तत्व जो संघ बनाते हैं। फिर एकात्मक तत्व देख लो, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावर में रहती है, वो एकात्मक तत्व कहलाते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा समझा रहा हूँ आपसे जिसमें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो जो आपातकालीन उपबंध है वो एकात्मक तत्व है, समझ रहे आप। आपातकालीन उपबंधों के समय सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, समझ रहे आप। राज्यपाल का पद है वो भी एकात्मक तत्व है, क्योंकि राज्यपाल काम करता है केंद्र सरकार के, मतलब अधीन तो नहीं करता वो काम, राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है, लेकिन केंद्र सरकार की वो सुनता है, समझ रहे आप। कहीं ना कहीं वो राज्यों के शासन में हस्तक्षेप करता है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता होना भी एकात्मक तत्व है, मतलब कि भारत में केवल एक ही नागरिकता है, मतलब राज्यों की अलग से नागरिकता नहीं होती कोई। भारत मतलब भारत का नागरिक कहलाता है। ऐसा नहीं होता कि वो यूपी का नागरिक है, वो एमपी का नागरिक है, ऐसा नहीं होता। नागरिकता भारत की नागरिकता कहलाएगी वो, समझ आप। इकहरी न्यायपालिका, न्यायपालिका का इकहरा होना, संपूर्ण देश के लिए एक समान होना भी एकात्मक तत्व है। संविधान का लचीला स्वरूप भी एकात्मक तत्व है। संविधान का लचीला स्वरूप क्यों एकात्मक तत्व है? क्योंकि एकात्मक तत्व वो तत्व होते हैं जिनसे सेंट्रल ज़्यादा मजबूत होता है। अब लचीलापन है संविधान में, संविधान के लचीलेपन का मतलब जो होता है कि कई सारे उपबंध जो हैं संविधान के, उन पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आसानी से संविधान संशोधन कर सकती है साधारण बहुमत से, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं संविधान का लचीला होना,
तो हमारा संविधान जो है वो अंशतः कठोर भी है, अंशतः लचीला भी है। तो संविधान का जो लचीला स्वरूप है वो क्या है, एकात्मक तत्व है। क्योंकि इसमें क्या हो रही है कि संविधान का लचीला स्वरूप का मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आसानी से संविधान के कुछ भागों में संशोधन कर सकती है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल हो रही है, इसलिए संविधान का जो लचीला स्वरूप है इसको एकात्मक तत्व में रखा गया है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। यदि आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर देना, ठीक है ना, वीडियो में, तो मैं आपको अलग से फिर से पढ़ाऊँगा एकात्मक तत्व और संघात्मक तत्व। समझ गए होगे आप। अखिल भारतीय सेवाएं भी क्या हैं, एकात्मक तत्व हैं। क्योंकि जो IAS IPS जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी नियुक्ति करती है, उनकी भर्ती करती है। समझ रहे आप। आर्टिकल 249 भी एकात्मक तत्व। आर्टिकल 249 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 249 में क्या प्रावधान है, आर्टिकल 249 में प्रावधान है कि यदि राज्यसभा, ठीक है ना, बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को निर्धारित करे केंद्र सरकार के, तो केंद्र सरकार भी राज्य सूची के किसी विषय पर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। आपको पता है 3 प्रकार की सूचियाँ हैं हमारे संविधान में। संघ सूची है, राज्य सूची है, संबंधित सूची है। संघ सूची पर कानून बनाता है कौन, केंद्र सरकार। राज्य सूची पर कानून बनाती है राज्य सरकारें। और संबंधित सूची पर कानून बनाती हैं दोनों सरकारें, संघ सरकार और राज्य सरकार, दोनों सरकारें संबंधित सूची पर कानून बनाती हैं। लेकिन जब दोनों कानून का आपस में टकराव होता है तो केंद्र का बनाया हुआ कानून ज़्यादा पावरफुल होता है संबंधित सूची का। संबंधित सूची में दोनों बनाती हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, संघ सूची में और केंद्र सरकार बनाती है। लेकिन आर्टिकल 249 बोलता है कि यदि राज्यसभा, जो ठीक है संसद का एक अंग है, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा यदि बहुमत से यह निर्धारित करे किसी विषय को राज्य सूची के, ये केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है। समझ रहे, मतलब वो आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा केंद्र सरकार को ये परमिशन देती है कि आप राज्य सूची के किसी विषय पर क्या कर सकते हो, कानून बना सकते हो। तो ये आर्टिकल 249, तो ये भी एकात्मक तत्व। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास भी एकात्मक तत्व। जितनी भी शक्तियाँ हैं, संघ सूची, संबंधित सूची और राज्य सूची के अलावा जो कुछ भी बच गया, उन सबसे रिलेटेड पावर किसको दे दी, सेंटर को दे दी। तो ये क्या है, एकात्मक तत्व है। इसमें सेंटर मजबूत हो रहा। राज्यसभा में सीटों का असमान आवंटन भी क्या है, एकात्मक तत्व है। महत्वपूर्ण एवं मजबूत वित्तीय स्रोत एवं कर केंद्र सरकार को प्राप्त है, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण एवं मजबूत वित्तीय स्रोत एवं कर केंद्र सरकार को प्राप्त है, ये भी क्या है, एकात्मक तत्व है। तो इन सारे संघात्मक तत्व और एकात्मक तत्व को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अपना थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा संघात्मक है, कौन सा एकात्मक है, ठीक है। तो ये होगा। फिर देख लो संविधान की कुछ विशेषताएं, कई बार ये भी प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं ऑप्शन में। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं देख लो। तो सबसे पहले देखो, भारतीय संविधान की पहली विशेषता निर्मित, लिखित एवं विशाल संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और विशाल संविधान है कौन सा, भारत का संविधान। दूसरी विशेषता है कठोर एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण है। कठोर एवं लचीलेपन के सम्मिश्रण का मतलब है, ये 11 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में, कि भारतीय संविधान कठोरता एवं लचीलेपन का क्या है, सम्मिश्रण है, समझाइए। तो कठोरता एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण का मतलब है कि संविधान के जो कुछ उपबंध हैं उनको बहुत आसानी से संसद साधारण बहुमत से उनमें परिवर्तन कर सकती है, जैसे राज्यों के नाम वगैरह। समझ रहे आप, राज्यों के नाम, उनकी स्थिति, नए राज्यों का गठन। तो इस प्रकार के संशोधन जो है संसद आसानी से कर सकती है। इसको इसलिए बोला है संविधान को लचीला। और कठोर इसलिए बोला है कि संविधान के कुछ उपबंध ऐसे हैं जिन पर साधारण तरीके से संशोधन नहीं किया सकता, उनको करने के लिए विशेष विशेष बहुमत चाहिए। जैसे मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक अधिकार में यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई परिवर्तन करना है तो उसको क्या चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए। तो ये हो गया कठोरता। तो इसलिए बोलते हैं भारतीय संविधान को कठोरता एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण। समझ रहे आप, तो ये चीज़ है। मौलिक अधिकारों का समावेशन है, ये भी विशेषता है संविधान की। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उपबंध, ये भी विशेषता है संविधान की। मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था, ये भी विशेषता है संविधान की। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी विशेषता है संविधान की। एकल नागरिकता, ये भी विशेषता है संविधान की। संघीय शासन प्रणाली भी विशेषता है संविधान की। संविधान की सर्वोच्चता होना भी विशेषता है। लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप भी है भारत का, संविधान में दिया हुआ है, तो ये भी संविधान की विशेषता है। देश हित को सर्वोच्च वरीयता देना, ये भी संविधान की विशेषता है। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग जो चुनाव कराता है, आप पढ़ोगे यूनिट 10 में प्रीलिम्स की आयोगों को, तो स्वतंत्र निर्वाचन आयोग होना भी संविधान की विशेषता है। बेस्ट लिखा है यहाँ पे, बेस्ट की जगह कर लेना बेस्क, ठीक है ना, ये बेस्क लिखा है, बेस्क, समझ रहे हो।
तो वयस्क मताधिकार है, मतलब 18 वर्ष वयस्क एवं सार्वभौमिक मताधिकार है, मतलब 18 वर्ष से ऊपर किसी भी व्यक्ति को मत देने का अधिकार है। उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना आर्थिक रूप से, ना सामाजिक रूप से, ना जातिगत रूप से, ना राजनीतिक रूप से। 18 साल का जो भी व्यक्ति है वो वोट डाल सकता है, समझ रहा, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे शिक्षित हो, वो वोट डाल सकता है। तो सभी को मताधिकार दिया गया। ऐसा नहीं है कि जो अनपढ़ लोग हैं उनको मताधिकार नहीं है, जो कि झोपड़ी में रहने वाले अनपढ़ लोग जो 5वीं पास भी नहीं है वो वोट नहीं डाल सकते, ऐसा नहीं है, वो भी वोट डाल सकते हैं। और जो MA BA पास हैं, PhD होल्डर हैं, IITN है, IAS IPS हैं, वो भी वोट डाल सकते हैं। तो वयस्क एवं सार्वभौमिक मताधिकार है, ये भी क्या है, संविधान की एक विशेषता है। विश्व शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन, ये हमारा देश करता है, विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन, ये भी संविधान की विशेषता है। धर्मनिरपेक्ष या समाजवादी स्वरूप, समाजवादी स्वरूप है मतलब समाज के कल्याण की बात कही गई है। साथ ही धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, मतलब सेकुलर कंट्री है, किसी धर्म को मान्यता नहीं है, किसी धर्म को राज धर्म नहीं बोला है, समझ रहे, सभी धर्मों को समान संरक्षण है संविधान में, तो इसलिए इसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी स्वरूप। ये सब क्या है, संविधान की विशेषताएं, इनको अच्छे तरीके से देख लेना, प्रीलिम्स में आपसे पूछी जा सकती हैं, समझ रहे आप। फिर पढ़ना है हमें कुछ महत्वपूर्ण कथन संविधान के बारे में। देखो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी फैक्ट आपका जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर न जाए, तो इस प्रकार के कथन पूछने की संभावना है, ठीक है ना, MPPSC की, तो इसलिए मैं आपको ये सारे करा रहा हूँ। भारतीय संविधान के संबंध में ये कथन है, फेमस लोगों के, कोट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दो आप, मतलब कहा है संविधान के बारे में ऐसा, तो उन सबको हम पढ़ेंगे, समझ रहे आप, ठीक है ना। इनको बार बार देखोगे, 2-3 बार देखोगे तो याद हो जाएंगे ये चीज़, ठीक है। तो हमारे संविधान में यदि कोई नवीन बात है तो यही है कि उसमें पुराने पिछले संविधानों की गलतियों को दूर कर दिया जाए और उसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जाए। उधार लेने में किसी तरह की साहित्यिक चोरी नहीं है। शासन और विधान के बुनियादी सिद्धांतों में किसी का कोई एकाधिकार नहीं होता, ये बोला है B.R. अम्बेडकर ने, समझ रहे। इस कथन के माध्यम से B.R. अम्बेडकर उस तरफ बताने की कोशिश कर रहे हैं, उस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे संविधान में जितनी भी चीज़ें हैं जो विश्व में जो और संविधान थे उनकी अच्छी अच्छी चीज़ों को हम लोगों ने लिया है और अपने देश के अनुसार उसको ढाल लिया है। इसको साहित्यिक चोरी नहीं बोला जाएगा। फिर लास्ट लाइन में वो बोल रहे हैं कि शासन और विधान के बुनियादी सिद्धांतों में किसी का कोई एकाधिकार नहीं होता, समझ रहे। जो शासन और विधान के बुनियादी सिद्धांत हैं उनमें किसी भी देश का एकाधिकार नहीं है, तो ये बोला है B.R. अम्बेडकर ने, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। फिर देख लो अगला स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट जो है, संविधान में केवल सरकार के ढांचे की ही व्यवस्था नहीं होती अपितु उसमें संविधान निर्माताओं की विचारधाराओं का समावेश रहता है। भारतीय संविधान के बारे में यह विशेष रूप से सच है, ये बोला है के संथानम में। तो ये स्टेटमेंट अच्छे तरीके से देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है ना। ये के संथानम ने बोला है भारतीय संविधान अत्यधिक लंबा, विस्तृत तथा दुष्परिवर्तनशील है, ये बोला है आइवर जेनिंग्स ने। तो इनका नाम रख लेना, यदि ऐसा स्टेटमेंट कभी आ जाए क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान अत्यधिक लंबा, विस्तृत तथा दुष्परिवर्तनशील है, ये किसने कहा है, तो ये कहा है सर आइवर जेनिंग्स ने, ठीक है। फिर देख लो, हमारे संविधान की मौलिकता यही है कि इसमें स्वतंत्रता पूर्वक संसार के प्रायः समस्त संविधानों के श्रेष्ठतम भागों को चुन लिया गया है, ये बोला है श्री धरानी ने, ठीक है ना। कि हमारे संविधान की मौलिकता यही है कि इसमें स्वतंत्रतापूर्वक संसार के प्रायः समस्त संविधानों के श्रेष्ठतम भागों को चुन लिया गया है, जो बात सही है। तो ये बोला है श्रीधरानी नाम के एक विद्वान थे उन्होंने, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है, यद्यपि हमारे संविधान ने विश्व के संवैधानिक प्रयोगों से बहुत सी बातों को लिखा है, यह केवल नकल नहीं है बल्कि अपने चरित्र और समन्वय में यह एक अनूठा संविधान है, यह बोला है न्यायाधीश PV मुखर्जी ने। तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। फिर देखो अगला स्टेटमेंट है, उन आदर्शों का भारत का मूल भावना से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है जिनसे संविधान स्वरूप तैयार हुआ है। मैं यह विश्वास दिला सकता हूँ कि संविधान उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा और जैसे ही इसे क्रियान्वित किया जाएगा यह विघटित हो जाएगा, ये बोला था KL साहू ने। आलोचना कर दी सीधी सीधी संविधान के बारे में, ये बोला था KL साहू ने। फिर देखो, यदि दूसरे देशों की संविधानों की बातों को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढाल दिया गया है तो ऐसे किसी प्रकार की भारतीय संविधान का दोष नहीं कहा जा सकता। अधिकांश आधुनिक संविधानों में दूसरे देशों के संविधानों का पूरा लाभ उठाया जाता है।
दूसरे देशों के अनुभवों या स्वयं के विगत अनुभवों से लाभ उठाना बुद्धिमत्ता है। BN राव। समझ रहे? कई लोगों ने, जब हमारा संविधान निर्माण हुआ तो कई लोगों ने आलोचना की थी कि आप तो सब इधर उधर से ले आए, जर्मनी से कुछ उठा लिया, कहीं से रसिया से उठा लिया, कुछ अमेरिका से ले लिया। तो ये सब विद्वान जो है उस समय पर उन्होंने खंडन किया है इन बातों का। समझ रहे आप? तो ये वही चीज कोट लिखे हुए हैं। ठीक है। फिर देखो, भारतीय संविधान का बहिरंग संघात्मक है और अंतरंग एकात्मक है। समझ आप? ये स्टेटमेंट है कि भारतीय संविधान का जो बहिरंग है, बाह्यतम स्वरूप है, वो संघात्मक है और जो आंतरिक स्वरूप है वो एकात्मक है। यह बोला है सुभाष कश्यप ने। यह क्या थे? एक संवैधानिक विशेषज्ञ थे सुभाष कश्यप, उन्होंने ऐसा बोला है। तो ये आपके होगा क्या? स्टेटमेंट समाप्त। इसके बाद हमें पढ़ना है भारतीय संविधान के स्रोत, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इस बार के 2023 के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया हुआ था। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आया था। ठीक है ना? तो भारतीय संविधान के स्रोत का मतलब है, जो ये हेडिंग लिखी हुई है, इसका मतलब है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने किन किन देशों से क्या क्या लिया है। समझ रहे? भारत शासन अधिनियम जो 1935 था, उससे बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं हमारे संविधान में, जो कि त्यों या उनको परिवर्तित करके थोड़ा बहुत। ब्रिटेन के संविधान से हमने बहुत कुछ लिया अपने संविधान में। अमेरिका के संविधान से लिया, आयरलैंड के संविधान से लिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया, जर्मनी के संविधान से लिया, जापान के संविधान से लिया। तो इन सब संविधानों से क्या क्या लिया गया है, जो प्रमुख प्रमुख चीज़ें हैं जो ली गई हैं, उनको हमें पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछी जाती हैं कि बताइए कि खालिस्तान किस जगह से ली गई है। समझ रहे हो? मतलब कि जैसे कि प्रधानमंत्री का पद क्वेश्चन आ सकता है, प्रधानमंत्री का पद हमारे संविधान में, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से ग्रहित है? तो लगा के आना है ब्रिटेन के संविधान से। तो अब हम वही पढ़ेंगे इस हेडिंग के थ्रू, भारतीय संविधान के स्रोत के तहत हम वह सब पढ़ेंगे कि किस देश से क्या क्या हमारे संविधान में लिया गया है। समझ गए ना आप क्या मतलब है इसका? ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम से क्या क्या लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम से लोक सेवा आयोग को लिया गया है। जो लोक सेवा आयोग जो है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। राज्यपाल का जो कार्यालय है, उसको भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है, इसको भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। न्यायपालिका का ढांचा जो है, उसको भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। आपातकालीन उपबंध जो है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। संघीय शासन व्यवस्था, समझ रहे ना आप? राज्यों का संघ, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। समझ रहे आप? तो राज्यों का संघ बोला है भारत को। तो जो संघीय शासन व्यवस्था है वो भी ली गई है भारत शासन अधिनियम 1935 से। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, यह उपबंध किस अधिनियम या किस देश से लिया गया है? समझ रहे आप? तो आपको लगा देना है भारत शासन अधिनियम 1935 से यह लिया गया है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। समझ रहे? तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। फिर ब्रिटेन के संविधान से देखो क्या क्या लिया है हमारे देश के संविधान में। ब्रिटेन से हमने लिया है लोकतंत्र। ब्रिटेन से हमने लिया है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली जो प्रणाली हमारे देश में 2 प्रकार की शासन प्रणाली होती है, 3 प्रकार की होती हैं शासन प्रणालियाँ। एक होती है अध्यक्षात्मक, एक होती है संसदीय शासन प्रणाली, और एक होती है अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है वो आपको अमेरिका में देखने को मिलेगी। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास सारी पावर होती है। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का देश का प्रमुख होता है और वास्तविक शक्तियाँ क्या होती हैं? प्रधानमंत्री के हाथों में होती हैं। उसको बोलते हैं संसदीय शासन प्रणाली, वो भारत में है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहाँ पे? अमेरिका में है। ठीक है ना? जहाँ पर राष्ट्रपति में वास्तविक पावर होती है वो होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसमें क्या होता है कि प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का होता है प्रमुख। ब्रिटेन और भारत में ऐसे ही है। समझ आप? तो ब्रिटेन से हमने, और अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अलग होती है, वो श्रीलंका में भी है, कई देशों में है। समझ आप? तो लोकतंत्र हमने ब्रिटेन से लिया है, संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है। संसदीय विशेष अधिकार, जो संसद के जो विशेष अधिकार होते हैं ना, वो हमने कैसे लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। एकल नागरिकता, मतलब हमारे देश में केवल एकल नागरिकता की बात की गई। ऐसा नहीं होता कि राज्यों की अलग से नागरिकता होती है, नहीं, हमारे देश में एकल नागरिकता होती है। भारत का नागरिक कहलाएगा, भारत के किसी भी कोने में। समझ रहे आप? तो ये चीज़ है। अमेरिका में क्या है कि
अमेरिका देश की नागरिकता होती है, फिर जो अमेरिका के प्रदेश हैं, जैसे हमारे देश में प्रदेश हैं, ऐसे वहाँ के प्रदेश हैं, उनकी अलग अलग नागरिकता होती है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। ये हमने एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिया है। एकहरी न्यायपालिका मतलब एकीकृत न्यायपालिका है, संपूर्ण देश के लिए एक समान। सबसे ऊपर जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट होते हैं विभिन्न राज्यों के, ये आपस में जुड़े हुए हैं, समझे ना। फिर जिला कोर्ट होते हैं, समझ रहे हैं आप। इनके लिए सारे कानून वानून भी एक से ही हैं लगभग। तो इसको बोलते हैं एकहरी न्यायपालिका। तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। लोकसभा व विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। एक उपबंध होता है कि मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के समक्ष क्या होती है, लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है उसका, ठीक है ना। और जो राज्यों की मंत्रिपरिषद होती है उसका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है राज्य की विधानसभा के प्रति। यह उपबंध लिया गया है ब्रिटेन से। पीएम का पद भी ब्रिटेन से लिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष का पद भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता का जो कंसेप्ट है या उपबंध है, ये भी कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। प्रधानमंत्री का पद ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष का पद, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से याद कर लेना कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, ठीक है ना। थोड़ा सा कष्ट होगा ब्रिटेन और अमेरिका बस में, फिर चीज़ें सरल हो जाएंगी। फिर चीज़ें क्या है, कम कम लिए। अमेरिका से भी बहुत कुछ लिया है, ब्रिटेन से तो बहुत कुछ ही लिया है, बहुत ज़्यादा ही ले लिया, समझ रहे आप। क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे देश में लंबे समय से रहते, तो ब्रिटिशर्स की जो प्रणाली थी उससे हम लोग अच्छे तरीके से परिचित थे। तो ब्रिटिश संविधान से बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने ली है, हमारे संविधान निर्माताओं ने, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ लेना, ब्रिटेन से क्या क्या लिया। मैंने एक एक चीज़ लिख दी है, सबके बीच में कॉमा लगा दिया जिसमें आप कन्फ्यूज ना हो। फिर देखो अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार, अमेरिका से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद, अमेरिका से लिया गया है राष्ट्रपति का पद नाम, समझ रहे। मौलिक अधिकार क्वेश्चन आएगा कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो अमेरिका से लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद नहीं, पद नाम की बात हो रही है, राष्ट्रपति का पद नाम अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल जो है ना, आर्टिकल 360, वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जो बात है ना, वो भी ली गई है अमेरिका से। न्यायिक प्रलोभन जो होता है ना, जुडिशल रिव्यू, किसी कानून का क्या होता है, कोर्ट जो होता है वो रिव्यू करता है, ये भी लिया गया है कहाँ से, अमेरिका के संविधान से। महाभियोग की जो प्रक्रिया है ना राष्ट्रपति पर, वो भी ली गई है अमेरिका से। विधियों से समान संरक्षण, समझ रहे, ये अमेरिका से लिया गया। ऊपर मैंने पढ़ाया था आपको, देखो विधि के समक्ष समता, ये अलग कंसेप्ट है। विधि का शासन अलग कंसेप्ट है, ये ब्रिटेन से लिए गए। और विधियों से समान संरक्षण, ये अलग कंसेप्ट है, ये अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना जो है ये अमेरिका के संविधान से ली गई है, समझ रहे। और लोक जनहित याचिका यानी PIL, ये सब मैं पढ़ाऊँगा, आप केवल पढ़ लो अभी। PIL को ज़्यादा मैं डिस्क्रिप्ट बता नहीं रहा हूँ। PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है ना। PIL सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है। तो ये भी PIL का कंसेप्ट जो है ये भी अमेरिका से लिया गया। फिर देखो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल मतलब राष्ट्रपति को कौन कौन से लोग चुनते हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिए। यही क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, समझ रहे आप। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के प्रीलिम्स में, गौर से सुनो, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया, समझ रहे। क्वेश्चन था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 का में, भाग 4 का में, यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। तो वहाँ पर लगा के आना था ऑप्शन में आयरलैंड के संविधान से ली गई। यही क्वेश्चन आया था 2023 के प्रीलिम्स में, ठीक है। और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ये कंसेप्ट भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो दिमाग में अच्छे तरीके से घुसा लेना ये चीज़, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं क्योंकि। फिर से देख लो, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राज्यों की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ठीक है। मौलिक कर्तव्य जो हैं वो रूस से लिए गए हैं। प्रस्तावना में वर्णित न्याय शब्द, ये मैंने ऊपर पढ़ा चुका हूँ। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये रूस से लिए गए हैं, ठीक है। कनाडा, कनाडा के संविधान से लिया गया सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। देखो सबके बीच में कॉमा लगा रखा है जिसमें आपको स्पष्ट हो सके। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली गई है कनाडा के संविधान से। अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, ये भी कनाडा के संविधान से ली गई है, ठीक है। राज्यपाल का पद जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है, समझ रहे आप, ठीक ना। उच्चतम न्यायालय का
परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया। राज्यपाल की नियुक्ति भी कनाडा के संविधान से ली गई है। देखो, भाषा शासन अधिनियम 1935 में मैंने पढ़ाया था कि राज्यपाल का कार्यालय लिया गया है कहाँ से, राज्यपाल का कार्यालय लिया गया है भाषा शासन अधिनियम 1935 से, ठीक है ना। फिर यहाँ जब हम देख रहे थे कनाडा में, तो राज्यपाल का पद देख रहे थे, वो राज्यपाल का पद लिया गया है कनाडा से, और राज्यपाल के कार्यालय की बात की गई है कहाँ से, भाषा शासन अधिनियम 1935 से। राज्यपाल की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो भी कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है। फिर देख लो दक्षिण अफ्रीका से, संवैधानिक संशोधन की जो प्रक्रिया है ना वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया जो है ना वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का जिस प्रकार से निर्वाचन होता है, ये कंसेप्ट हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका से ली हुई है, ठीक है। फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक शासन लिया है, गणतंत्रात्मक शासन फ्रांस से लिया गया है। प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना फ्रांस से ली गई है। और तदर्थ न्यायाधीश, ये एक कंसेप्ट है, ये पहले पूछा जा चुका है। तदर्थ न्यायाधीश, जब मैं आपको कोर्ट पढ़ाऊंगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तब बताऊंगा तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं। तो अभी बस इतना याद रख लो कि ये सब पूछा गया है फ्रांस के संविधान से। गणतंत्रात्मक शासन, ये सब फ्रांस के संविधान से लिया गया है। गणतंत्रात्मक शासन, प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना, और तदर्थ न्यायाधीश, सबके बीच में कॉमा लगा है जिसमें आप अच्छे तरीके से जान सको। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संमति सूची ली गई है, ठीक है ना। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है ना, वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। प्रस्तावना जो है वो ली गई है अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना का कंसेप्ट अमेरिका के संविधान से, और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। और जर्मनी के संविधान से लिया गया राष्ट्रीय आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, आर्टिकल 252 लगता है जब, तो मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है, समझ आप। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 को छोड़ के सारे मौलिक अधिकार जो हैं वो निलंबित हो जाते हैं, ठीक है ना, राष्ट्रीय आपातकाल के समय। ये कंसेप्ट लिया गया है कहाँ से, जर्मनी से। तो आज के लेक्चर में हमें इतना ही पढ़ना था, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे संविधान के स्रोत खत्म हो गए, प्रस्तावना भी खत्म हो गई, साथ ही साथ हमने संविधान की प्रगति भी देख ली, समझ आप। संविधान की प्रगति देख ली, संविधान की विशेषताएं देख ली, प्रस्तावना को के जो कुछ तत्व बचे थे वो भी कर लिए, संविधान के स्रोत भी पढ़ लिए। अब कल के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा, क्या पढ़ाऊँगा कल के लेक्चर में, कल के लेक्चर में आपको पढ़ाऊँगा मैं अनुसूचियाँ, जो 12 अनुसूचियाँ उन सबको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उनको हमें कल पढ़ना है, ठीक है। तो और जल्दी मैं MCQ भी आपको कराने वाला हूँ, ठीक है, याद रखना MCQ कराऊंगा मैं, ठीक है। आज या कल में MCQ की वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो फिर कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं, जितने भी लेक्चर हैं आपके प्रीलिम्स से संबंधित, उन सारे लेक्चर्स की आपको अपडेट मिल सके। साथ ही साथ आपको मेंस के कुछ करंट अफेयर के टॉपिक जो होते हैं, जो मेंस में आ सकते हैं, उनकी वीडियोस भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। और मेंस से रिलेटेड आंसर राइटिंग की कुछ क्लासेस भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।